बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर्स की रूटीन को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं और आज हम प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो बात शुरू करेंगे। वैसे तो नोमेनक्लेचर के बारे में आप लोग पहले भी कुछ थोड़ा बहुत 10th क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटे वो एक बड़ा लिमिटेड सी जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास एफएससी में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों को कवर करने हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत डिटेल चाहिए, ख़ास तौर पे आपके पास जो है वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्केच समझा देता हूँ कि हमारा जो प्लान ऑफ स्टडी है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो क्या होगा। बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये अपनी क्लासिफिकेशन में दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड और बेटे दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हिसाब से आपके पास जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। इसको आप इससे ज़्यादा भी जो है वो रिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि चलें, अगर मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अलावा भी जो है वो डिस्कस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो है वो आपके पास क्राइटेरिया होगा स्ट्रेट चेन, और दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा आपके पास साइक्लिक। ठीक है, ये यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। और जो स्ट्रेट चेन है बेटे, स्ट्रेट चेन के बारे में फिर हम इसको दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक है जी आपके पास सैचुरेटेड और फिर एक है आपके पास बेटे अनसैचुरेटेड। जो साइक्लिक हैं, इन साइक्लिक को भी अगर हम देख लें तो इसकी भी तीन तरह की डिवीजन्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगी। एक होते हैं आपके पास एलिसाइक्लिक बेटे, एक होते हैं आपके पास एरोमेटिक, और तीसरे जो हैं वो आपके पास कौन से होंगे, इसको कहते हैं एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक। ठीक है जी, चलें हम सैचुरेटेड की तरफ आते हैं। सैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड जो है, इसमें आपने एक जो कैटेगरी को डिस्कस किया है इससे पहले, उसको हम कहते थे अल्केन। इसी तरह अनसैचुरेटेड जो है बेटे, इसकी अगर कैटेगरी को देखा जाए तो इसमें आपके पास जो डिस्कस किया जा सकता है वो है अल्कीन, इसके अलावा अल्काइन, इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं, अल्काडाइन, फिर है जी अल्काट्राइन, और आखिर में है बेटे अल्कीनाइन। ये जो अनसैचुरेटेड वाली कंडीशंस हैं बेटा, इन कंडीशंस में अल्कीन वो हैं जो डबल कोवलेंट बॉन्ड वाले हैं, अल्काइन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले हैं। डाईइन और ट्राईइन का मतलब ये है कि 2 दफ़ा डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा, 3 दफ़ा डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा। और इनाइन का मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों ही जो हैं वो मॉलिक्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो कंपाउंड्स हैं इनको नाम दिया जाता है डेरिवेटिव्स का, और यूजुअली हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही जो है वो इनके डेरिवेटिव्स को जनरेट करते हैं, डिराइव करते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास डेरिवेटिव कौन कौन सा हो सकता है? एक तो होगा आपके पास बेटे अल्काइल हैलाइड, फिर आपके पास हो सकता है अल्कोहल, फिर आपके पास हो सकता है अमाइन, फिर आपके पास बेटे हो सकता है ईथर, उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव हो सकता है बेटे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अलावा आपके पास बेटे डेरिवेटिव हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है बेटे, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे।
कार्बोक्सिलिक एसिड को मज़ीद 5 तरह के डेरिवेटिव्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड 5 से 6 डिवीजन्स में जाता है। एक को हम कहते हैं एस्टर, एक को हम कहते हैं एसिड हेलाइड, एक आपके पास है एसिड एमाइड, फिर है जी एसिड एनहाइड्राइड, फिर है जी आपके पास एसिड नाइट्राइल, एंड यू कैन आल्सो कंसिडर सॉल्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इन दिस कैटेगरी आल्सो। तो ये आपके पास जो है बेटा क्राइटेरिया। इधर एलिसाइक्लिक में आपके पास या एरोमेटिक में या पॉलीसाइक्लिक में क्राइटेरिया जो है बहुत सिंपल है। एलिसाइक्लिक में आपके पास होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। एरोमेटिक जो हैं ये आमतौर पे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स होते हैं, और पॉलीसाइक्लिक जो है बेटा उसमें बायसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक या इससे बड़े मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो इसकी डिवीज़न है, जिस डिवीज़न को हमने सबसे पहले जो है वो आज यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके कुछ फर्दर पोर्शंस की तरफ। आज का लेक्चर हमारे पास एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है नोमेनक्लेचर से। आप इस नोमेनक्लेचर को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जितना कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सब पढ़ा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा, लिहाजा आप लोग जो है इस बारे में परेशान ना हो कि इतना कुछ जो है वो हम मैनेज कैसे करेंगे। आपको कुछ ना कुछ लेक्चर्स के अंदर जो है ये मिलता जाएगा काम। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास बेटे नेमिंग क्राइटेरिया क्या है जी? आपके पास डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस डिसाइड किए गए हैं फॉर नेमिंग द कंपाउंड। ठीक है जी। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से देखा जाए तो 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चलें जहाँ तक जगह है वहाँ तक लिख देता हूँ। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो बेटा उस कंपाउंड का जो नाम है उसका स्टार्टिंग पोर्शन कहलाता है मेथ। ठीक है जी। ये एक प्रीफिक्स है और ये प्रीफिक्स जो है ये नाम के शुरू में लिखा जाएगा, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो ये एक प्रीफिक्स है। एक कार्बन का एटम अगर मौजूद हो तो कंपाउंड के नाम के शुरू में मेथ आ जाएगा। मेथ आगे चल के किसी भी तरह से जो है वो मॉडिफाई हो सकते हैं। और अगर 2 कार्बन आ जाएं किसी भी कंपाउंड के लिए तो ये आ जाएगा एथ, 3 कार्बन आ जाएं तो ये आ जाएगा प्रॉप, 4 कार्बन आ जाएं तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास ब्यूट, 5 कार्बन आ जाएं तो ये प्रीफिक्स होगा पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ये हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन के लिए ये हो जाएगा ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, 10 के लिए डेक, और अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो 11 कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसका प्रीफिक्स होता है उनडेक। ये अनडेक तो नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको जर्मन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो ये यूएन को जो है ना उन बोलते हैं, उनडेक। ये आपके पास जो है बेटा एक पोर्शन हो गया। ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ और बेसिक जो है वो क्राइटेरिया भी जो है वो डेवलप किए गए हैं। उन क्राइटेरियाज़ में आपके पास कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग जर्नल फार्मूला। ठीक है। अगर हम स्टार्ट लें अपने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड अल्केन से, तो बेटा अल्केन जो होता है, इस अल्केन के लिए एक जर्नल फार्मूला डिराइव किया गया है जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था। ये फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। और इसी कंपाउंड का जर्नल फार्मूला के साथ साथ एक जर्नल नेम भी हो सकता है। वो ये कहते हैं कि अगर कंपाउंड का नाम एंड हो विद अ सफिक्स इन
तो ये सफिक्स एन जो है ना, ये आपको अल्केन कैटेगरी का कंपाउंड दे सकता है। इस एन का मतलब ये होता है कि द कंपाउंड कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी कहानियाँ आपने सुनी हुई पढ़ी हुई हैं। अगर मैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली एक कार्बन का अल्केन ड्रॉ करता हूँ तो बेटा एक कार्बन के अल्केन में यहाँ पे 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 2 4, यानी 4 हाइड्रोजन आने चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, जितने कार्बन हों डबल द हाइड्रोजन। एक का डबल क्या होता है 2, 2 में आप 2 और ऐड कर लें प्लस 2 कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा CH4। कार्बन कंपाउंड्स की ख़ास बात यह है कि इट कैन फॉर्म एटलीस्ट 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। ना तो ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे ना ही कम बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अब अगर ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हों तो कैटेगरी को हम नाम दे देते हैं एन की, अल्केन की। अब इसका हम नाम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्बन कंपाउंड हो तो प्रीफिक्स क्या होगा, मेथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथ। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जनरल फार्मूला ये फॉलो किया जा रहा है, तो सफिक्स क्या होगा एन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के मिलने से आपके पास स्ट्रक्चर बन गया मीथेन। तो इस तरह से ये नाम डिराइव किए गए, ठीक है। इसी तरह अगर कार्बन 1 की बजाय 2 कार्बन हो जाए तो बेटा 2 कार्बन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन कितने हो जाए। 2 का डबल क्या होता है 4, 4 में 2 ऐड कर लें, ठीक है, डबल में 2 ऐड कर लें, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, C2H6। ओके, ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। ये आपके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, ये आपके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। बेटा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो हमेशा इजीली जनरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बने तो जितना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो आपके पास ये कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स रखा गया है एथ, और सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जनरल फार्मूला ये फॉलो हो रहा है, तो सफिक्स क्या रखा जाएगा ANE, एन। तो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा आपके पास ईथेन। ये आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है और ये आपके पास बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है। इसको इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूँ भी लिखा जा सकता है, जो आसान बात है कि हम इसको लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपके पास बेटा ये CH3 जो है ये इसी फार्मूला को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसको भी हम ईथेन का नाम ही देंगे। तो ये तीनों जो हैं वो आपके पास एक तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं। अच्छा चलें, इसके अलावा अगर मैं बेटा 3 कार्बन कंपाउंड जो है इसको डिस्कस कर लेता हूँ तो बेटा 3 कार्बन कंपाउंड जो है उसमें C3 होगा। 3 का डबल क्या हो जाता है आपके पास 6, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो फार्मूला होना चाहिए C3H8। ड्रॉ कैसे करेंगे, देखें बहुत ही आसान है। आपने 3 कार्बन्स को अलाइन कर देना है आमने सामने करके, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बाकी के बॉन्ड्स पूरे करने हैं विद द हाइड्रोजन, ठीक है जी। और आपके पास बेटा ये 3 कार्बन हैं और ये 6 हाइड्रोजन ऊपर नीचे हैं, 7वां और 8वां लेफ्ट एंड राइट है। 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाएगा आपके पास प्रॉप, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यही जनरल फार्मूला, तो सफिक्स आ जाएगा आपके पास एन, प्रोपेन। इसी फार्मूला को अगर लिखा जाए तो बेटा यूँ भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ग्रुप है CH3, सेंटर में क्या है 2 हाइड्रोजन, CH2, राइट साइड पे क्या है CH3। तो CH3, CH2, CH3 बेटा ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है इस कंपाउंड के लिए। अच्छा जी, चलें एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। ये सबसे आसान काम है, आप इसको जो है वो आसानी से सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको पहले भी है, लेकिन ये कि आप ज़्यादा इजीली जो है वो बात को अब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर 4 कार्बन हो जाएं तो हाइड्रोजन कितने हो चाहिए, 4 का डबल 8, 8 प्लस 2 10, C4H10। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अब हमारे पास वैरायटी ज़्यादा हो गई है, पहले से ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं C4H10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर यूँ हो सकता है कि यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, सेंटर में आ जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, सेंटर में आ जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, और आखिर में आ जाएगा CH3।
मैंने पहले कहा था कि अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा होते जाएं तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कम होते जाएंगे। मैंने इस तरह से नहीं लिखा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये ज़रा इजीली समझ भी आ जाता है कि कॉर्नर पे जहाँ एक बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ वहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, सेंटर में जहाँ 2 बॉन्ड बन रहे होंगे कार्बन के साथ वहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और फिर कॉर्नर पे CH3। अब ये सिंगल कार्बन की जो है वो एक चेन है, 4 कार्बन सिंगल चेन में एडजस्ट हो रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर के लिए नाम इस्तेमाल किया गया है ब्यूटेन। 4 कार्बन है ब्यूट और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो अल्केन। इसी स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ किया जाए तो इसको कुछ यूँ भी ड्रॉ किया जा सकता है कि मैं 3 कार्बन एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से चेन में, और चौथा कार्बन जो है वो इस चेन से हट के अलग से मैं CH3 ग्रुप के तौर पे अटैच कर देता हूँ। ये जो ग्रुप है ये CH3 ग्रुप यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है एज ब्रांच, इसको ब्रांच कहा जाता है। कंसेक्टिव कार्बन जो ज्वाइन करते हैं इसको कहा जाता है स्टेम, स्टेम बोलते हैं, या इसको कहते हैं चेन, ठीक है। और वो ग्रुप जो इस चेन या स्टेम से हटके अटैच होता है बेटे, इसको नाम दिया जाता है ब्रांच। तो स्टेम और ब्रांच जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 कार्बन चेन का हिस्सा है, चौथा कार्बन अलग से है, स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटेन से मिलता जुलता ही है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बेटा ये नोमेनक्लेचर की कहानी जो है वो हमने आज स्टार्ट की है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इसमें फ़र्दर डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और इसमें और भी क्या क्या मॉडिफिकेशंस है वो हम सीखते जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।